विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा नॉन टिपिकल में ये आपके पास है जी, सेकेंड बी एंड थर्ड बी। सेकेंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी। थर्ड बी में स्कैंड्रियम, यट्रियम, लैंथेनम। तो बेटा इनमें से देख ले, जिंक उसने दी हुई ऑप्शन। तो जिंक विल बी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन। तो बेटा ये चाहे बाइंडिंग एनर्जीज हो, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज हो, तो ये किस पे डिपेंड करती थी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर था। तो सब प्रॉपर्टी जनरल यही ट्रेंड होता है। तो ये किस पे डिपेंड करती थी जी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, थोड़ा बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल केस आ सकता है, लेकिन ट्रेंड यही होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड है। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। कलर में अगर आपको याद हो कि ये जो डी सब शेल था, ये आपके पास दो में स्प्लिट हो गया था, एक लो एनर्जी वाला और एक हाई एनर्जी में। तो जब ये लो एनर्जी वाला हाई एनर्जी में जाता था बेटा, तो इस फिनोमेने को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और इसमें वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके जाएगा, रेस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसके रिलेटिव कलर अपीयर होता था। और ये जो डिस्टेंस था, ये आइन टू आइन वेरी करता था, जिस बेस पे आइन टू आइन कलर भी चेंज हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा बेटा? डी डी ट्रांजिशन। जी नेक्स्ट, जिंक हैज। तो बेटा जिंक एटॉमिक नंबर 30, तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये मैंने जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। 18 अकॉर्डिंग टू आर्गन, 4s2 3d में आपके पास पेयर्ड हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इन हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आइन विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब। तो ये भी बुक की लाइन याद करनी थी। येलो लाइट इज एब्जॉर्ब व्हाइल ब्लू एंड रेड लाइट आर ट्रांसमिटेड। ये बुक से ही लाइन ली गई है बेटा, अल्फा ऑप्शन। This species which donate electron to the central metal atom in a coordination sphere is called ligand। जो अपने लॉन पे डोनेट करता था उसको हम क्या नाम देते थे जी? लीजेंड। लीजेंड अगर आपको याद हो, ये आपके पास एनाइन होगा और न्यूट्रल होगा विद लॉन पेयर। तो ये अपने लॉन पे डोनेट करता था। सेंट्रल मेटल अलोंग विद लीजेंड, इन दोनों चीजों को क्या कहते थे बेटा? बेटा ये जैसे मैंने लिख दिया, सेंट्रल एटम अलोंग विद लीजेंड, तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता था जी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे हिस्से को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते थे। The suffix 8 at the end of name of metal of the coordinate complex ion represent n। तो वो बेटा हम उसको क्या रिप्रेजेंट करता था? कि वो जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो एन आइन है। अगर सफिक्स में 8 लगा देते थे सेंट्रल मेटल एटम, जैसे ये मैंने लिखा है पोटेशियम हेक्सासियानोफेरी 8। 8 कब लगाते हैं? जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन था, उसका नेम अनचेंज रहता था। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की आपने इस कंपाउंड में बतानी थी, ये मैंने फाइंड आउट की है। कोबाल्ट की एक्सपोज कर ली, नाइट्रोनियम नाइट्राइट आइन -1 × 3, अमोनिया 0। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। डी ट्रांजिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो किस में ऑब्जर्व नहीं होगी बेटा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे। जिंक फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको बताइए, 4s2 3d10। तो ये फील्ड है, तो इसमें डी डी ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा और ये कलरलेस होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 18, 1 और 10। अब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो एक s में से चले जाएगा, एक d में से। तो 4s0 3d9। पहला इलेक्ट्रॉन s में से, फिर d में से, तो 3d9, 4s0 3d9।
ग्रुप 6b ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन, तो ग्रुप 6b ये 2 दफा एमसीक्यू आ गया, क्रोमियम, मोलिबेल्डिनम, टंगस्टन। बेटा ये 6b में है, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप क्रोमियम की ही कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गोन 18, 4s1, 3d5, तो इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते मैक्सिमम। Which of these ion is colored as well as paramagnetic in nature? तो बेटा कलर वो भी अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स और पैरामैग्नेटिक भी, तो ये आपके पास बोथ ए एंड बी। कॉपर आयन की बात की जाए तो इसमें भी डी में इनकम्प्लीट हो चुका है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। और निकल +2 की बात की जाए तो वो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 अनपेड, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड, इसमें 2 अनपेड, तो दोनों पैरामैग्नेटिक भी हो जाएंगे और कलर्ड भी हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जी कलर की, बेटा वही डी ऑर्बिटल, तो डी ट्रांजिशन उसी वक्त होती है जब वो इनकम्प्लीट हो, तो ये दोनों इनकम्प्लीट है, कलर्ड होंगे, और दूसरा अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक भी होंगे। द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलरलेस, इनमें से कौन सा कलरलेस? तो बेटा ये 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स आपको आने चाहिए, तो मैंने लिखा है स्कैंडियम +3 वाला, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। 21 कब होता है बेटा? जब आर्गोन 18 4s2 3d1, अब +3 का मतलब है वो 2s वाले भी और 3d1 ये वाले भी इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे 2 + 1 फिर +3 चार्ज आएगा। अब डी में 0 है तो नो डी ट्रांजिशन, एम्प्टी है। जब कोई डी ट्रांजिशन नहीं है तो कलरलेस। In which of the following metal complex does the center metal atom have zero valency? तो बेटा इसमें मैंने बीटा ऑप्शन, निकल टेट्रा कार्बोनाइल निकल, कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऊपर भी चार्ज 0, तो x 0 आएगा। इसमें कॉपर की क्या निकलेगी? आप देखेंगे +2 निकलेगी, यहाँ पे आयरन की +3 निकलेगी, यहाँ पे प्लाटिनम की +2 निकलेगी, तो निकल की 0। Which of the following pair of ions is colorless? ये अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है पीछे भी, स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम में भी 3D एम्प्टी हो जाता है +3 में, और जिंक में +2 में 3D फील्ड होगा, ये एम्प्टी ये फील्ड, तो दोनों केसेस में नो डी ट्रांजिशन। बेटा डी ट्रांजिशन उस वक्त होनी है जब इनकम्प्लीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से कलर कौन सा देगा? तो बेटा ये आपके पास निकल, जिसमें डी ट्रांजिशन अवेलेबल होगी। टाइटेनियम +4 कर दिया, चले इसका भी कर लेते हैं, टाइटेनियम +4, बेटा इसका 22 होता है, तो इसमें भी आर्गोन ही बचेगा। 4s 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी रिमूव हो गए, 3d 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी रिमूव हो गए। जिंक, तो अभी बार बार जिक्र आ रहा है जिंक का, तो 4s 0 3d हीट है। स्कैंडियम +3 क्या होगा, 21 होता है, 4s 0 3d 0, ये एम्प्टी, ये फील्ड, ये एम्प्टी। अब निकल की बात करूं बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है 28 28, तो +2 में मैंने जाना है, आर्गोन 18 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3d 8 होंगे, ये क्या होगा, इनकम्प्लीट, और जब इनकम्प्लीट होता है फिर डी ट्रांजिशन होती, तो वो कलर्ड हो जाए। Which of the following is diamagnetic ion? डायमैग्नेटिक जिसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो आपके पास स्कैंडियम +3।
अभी बताया 0 0, तो इसमें कोई आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। The element that can exhibit the highest number of oxidation state among the following, तो हमने पढ़ा हुआ है मैग्नीज में +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, KMnO4 जैसे, तो इसमें बेटा ये +7 तक जाता है मैक्सिमम। In 3D series, number of unpaired electrons increase up to 6B, जिसमें हमने पढ़ा क्रोमियम, मोलिबेल्डिनम, टंगस्टन। ये बेटा आपकी बुक की एक्सरसाइज क्या, और क्रोमियम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी अनपेड? 6। आर्गन 18 4s1 3d 1 1 1 1 1 ऐसे होता है। Which of the following normally not used as a catalyst, तो हम जिंक को, क्योंकि ये नॉन टिपिकल है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये प्योरली ट्रांजिशन नहीं है, तो इसमें ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, तो नॉर्मली इसको हम नहीं यूज करते, इसको यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट एट अ कैटलिस्ट। ये मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। सर ये 33 में बीटा नहीं आएगा? नहीं बेटा, 33 में बीटा में आपके पास क्या आ जाता है? 7th बी में मैंगनीज, उसने अनपेड इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है, तो मैंगनीज का 25 होता है, आर्गन 18, उसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो 3d में 5, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 होगी, तो हमारे पास ये 6। जी सर। क्रोमियम ही बेस्ट हो। एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो सेकंड बी सेकंड और थर्ड बी, तो सेकंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बीटा ऑप्शन। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0, 4s0 3d 10 फील्ड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम इन सी, ये एक अच्छा एमसीक्यू था, हेक्सा नाइट्रोक्रोमियम आयन था, तो सबसे पहले तो इसमें मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम की, वो आती है +3, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है। अब बेटा क्रोमियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 24, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें जब +3 चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन s में से 2 d में से, तो बाकी टोटल d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, तो d में 3 इलेक्ट्रॉन, तो d में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है एमसीक्यू? बच्चे मसला है तो पूछ लें। ये मैंने एटॉमिक फॉर्म में लिख दी है आयन की, प्लस तो एक s से 2 d से, which of the following element and volume, ये जिंक, ये मैंगनीज नहीं है बेटा, जिंक, ये which of the following is a neutral legend, hydrogen N2H4। इसके अलावा आपने कार्बोनाइल पढ़ा है, वाटर पढ़ा है, अमोनिया पढ़ा है, ये सारे न्यूट्रल लीजेंड। विच ऑफ द टिपिकल ट्रांजिशन, इनमें से कौन सा टिपिकल है? वो कोबाल्ट, ये टिपिकल ट्रांजिशन है, बाकी सारे नॉन टिपिकल। This species does not act as a legend in the format of complexes, तो वो पॉजिटिव वाले नहीं, वो न्यूट्रल या नेगेटिव होते हैं। तो अमोनियम आयन ना इसके पास लोन पेयर है, तो बेटा ये एज अ लीजेंड रिएक्ट नहीं करेगा, इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया हुआ है, तो इस पे वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है। बाकी सब में देखे लोन पेयर होता है या फिर उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की आपने बतानी थी, तो मैंने ये लिख दी है
को आती होंगी ये चीज, तो ये सिंपल इसमें चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। आयरन कैन बी बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय जिंक कोटिंग, जिसे हमने सैक्रिफिशियल कोटिंग भी कहा था। ये एनोड कोटिंग थी, यस, सैक्रिफिशियल कोटिंग, जिसमें जिंक कोरोड हो जाता है, आयरन प्रोटेक्ट रहता है। विच ऑफ द स्पीशीज बाइडेंटेट एजेंट, तो ऑक्सालेट, को क्या नाम देते हैं, ऑक्सालेट आयन। और अगर आपसे पूछा जाए ये कॉम्प्लेक्स, मैंने ये शो भी किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पे बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर वो कहता है इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बता सकते हैं? 4 That will be 4। ये नहीं कहना सही यहाँ बेटा, ये बाइडेंटेट, 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हुए हैं। The geometry of complexity depend upon the type of taking place in the valence shell of the central atom। वो hybridization पे डिपेंड करता था कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp2 है ट्रायंगुलर, sp है लीनियर, dsp2, इसी तरह से जो टाइप्स बनेगी उसी के रिलेटिव जो है वो आपके पास ज्योमेट्री हासिल होती है। तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन बेस्ट ऑप्शन। Which of the following is non-typical transition element in 3D series? Zinc, बार बार 6b, ये रिपीट हुआ, mp नहीं है, mo ही है, मोलिबेल्डिनम, बीटा ऑप्शन। कलरलेस आपने बताना था, वेंडिनम। बेटा 23 एटॉमिक नंबर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, ये सारा रिमूव हो गया, d0 empty हो गया, तो ये कलरलेस। empty में नो dd ट्रांजिशन। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3D, पहले का नाम ही 3D जो है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी आर कॉल्ड, बेटा कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये कॉइनेज मेटल्स है। फर्स्ट बी में आ जाता है कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉइनेज मेटल। आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन, तो वो स्कैंडियम +3, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 18 रह गए, और आर्गन में भी 18 ही होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। Which of the following pair has maximum number of unpaired electron ions? तो बेटा ये मैंने इसमें लिख बना दिया है, मैंगनीज वो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, और आयरन ये बेटा इनमें डी सबशेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 25, इसका 26, दो s में से और इसका एक डी में से रिमूव हो गया, तो इस तरह से बेटा ये आपके पास आ जाएगा। Color of transition metal compound is attributed due to incomplete। इनकम्प्लीट होगा डी सबशेल, तो फिर ही डी ट्रांजिशन होगी, ना कंप्लीट के लिए ना एम्प्टी के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था इसमें 6, प्लैटिनम का 6 क्लोराइड आयन अटैच है। अब कोई एमसीक्यू रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। कोई नहीं है जी, चलें फिर। अब जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे एडजस्ट कर लूं, फिर हम आज का टॉपिक छोटा सा है वो पढ़ लेते हैं। बेटा देखिएगा, क्लियर है? अच्छा जी, आवाज भी ठीक है, काम शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, लास्ट हमने इस यूनिट में से अल्कोहल्स का पोर्शन कर लिया था,
आज बेटा इस पोर्शन में वैसे तो बड़ा सिंपल, अगर मैं आपसे बात करूं जो एमडी कैड में पूछा हुआ वो सिर्फ दो चीजें, एक रिएक्शंस ऑफ फिनोल और दूसरा एसिडिक नेचर। ये प्रिपरेशन, ये इंट्रोडक्शन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जस्ट फॉर रीडिंग है, मैंने यहाँ वैसे लिख दी है आपके पास। सबसे पहले तो बेटा फिनोल, पहले इंट्रोडक्शन में जब हम बेंजीनिक रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगाते हैं तो इसको हम फिनोल कहना शुरू कर देते हैं, C6H5OH। और ये भी हम वाटर डेरिवेटिव ही लेते हैं। इसको फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था रंगी, उसने जो है वो बेटा प्रिपेयर किया। इसकी प्रिपरेशन जब आप FSC में थे तो ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक इसका डॉफ्स मेथड है और दूसरा है फ्रॉम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डॉफ्स मेथड में क्या करते हैं जी, क्लोरोबेंजीन लेते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन, इसको हम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करवाते हैं, NaOH कास्टिक सोडा एट 360 डिग्री सेल्सियस 150 ATM। तो इनिशियली यहां से H रिमूव होता है और यहां से Cl, तो HCl बनता है और सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है। इसमें सर OH ग्रुप क्यों नहीं डायरेक्ट टूटता बेटा, आपके पास ये वाला O और ये जो रिंग के साथ बॉन्ड है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, रेजोनेटेड है, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो इसलिए यहां से Cl यहां से H, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCl और सोडियम फिनोक्साइड है। अब सोडियम फिनोक्साइड है, सोडियम पे प्लस, O पे नेगेटिव चार्ज, यहां से NaCl और ये H यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है जब इसे HCl से रिकवाया जाता है और हमारे पास फिनोल प्लस NaCl की फॉर्मेशन। तो डोज मेथड टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम इसे कास्टिक सोडा से रिएक्ट करवाते हैं 360 डिग्री सेल्सियस एंड 158 में। सोडियम फिनोक्साइड ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसको जब वो फर्दर HCl से रिएक्ट करता है तो वो फिनोल में कन्वर्ट होता है। सेकेंड प्रिपरेशन साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपको याद हो बेटा मैंने कहा था साल्ट कब बनाते हैं, जब यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है उसको मेटल से रिप्लेस, यानी कि अगर मैं इधर H लिखा होता तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन मैंने साल्ट बनाना है तो इस H को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया जी, Na से, तो ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको मैं कास्टिक सोडा के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाता हूँ तो उससे भी सोडियम फिनोऑक्साइड आयन ही बनता है। अब इसको यानी पहले तो FSC में तो थोड़ा सा डिटेल से करते थे हम, ये देख लेंगे 2 NaOH से क्या मुराद है, ये किस तरह से। तो इसमें बेटा अगर आप गौर करें तो आपके पास इस चीज को ये वाटर सेपरेट आउट हो जाता था H2, ये वाला हिस्सा Na2SO3 फिर प्लस वाटर और ये ONO ये इधर आके अटैच हो जाता था, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब वही बात कि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता था NaCl और आपके पास फिनोल हासिल हो, और ये मिक्सचर होता है तो इसको फिर थ्रू डिस्टिलेशन फिनोल को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये 2 अदर उसकी प्रिपरेशन दी हुई है बेटा, इसको एक नजर बस देख। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड है। डीलिक्विसेंट आपको याद हो बताया हुआ है, फिर आप में से बताना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय डीलिक्विसेंट, बताएं जी बताएं। आज चुप लग रहे हैं सारे, मॉइस्चर एब्जॉर्बर तो नहीं हो गया, जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखे उसको कहते हैं। और बेटा वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये आप अब्सॉर्ब करने के बाद लिक्विफाई हो जाए, उनको हम डीलिक्विसेंट कहते हैं। जो लिक्विफाई नहीं होते वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये सॉलिड हैं लेकिन जब ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेंगे तो ये डीलिक्विसेंट हो जाते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट इसका 41 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। पानी में ये थोड़े से सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रेंजली सॉल्युबल, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इनका सॉल्यूशन बेटा पिंक होता है और ये 68.5 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। फर्स्ट ईयर पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस में आपने फिनोल वाटर सिस्टम का आपके पास एग्जांपल पढ़ी, और ये आपके पास अपर कंसल्यूट टेम्परेचर आता था जिसमें वो दो लेयर्स आपस में मर्ज होके एक होमोजेनाइज मिक्सचर बना देते। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के टॉपिक में बेटा ये फिनोल वाटर सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है। एनीवे तो ये सिंपल जनरल आपके पास चीजें मैंने बताई। उसके बाद बेटा एक इसका इस यहीं पे यूज लिखा हुआ है, इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हो हॉस्पिटल में और वॉशरूम में, यानी कि ये आपके पास कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिर बेटा इसके रिएक्शंस पढ़ने से पहले एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर वाले टॉपिक में ये वाला पॉइंट उसने सबसे नीचे लिखा हुआ, मैंने इसको सबसे ऊपर प्रोमिनेंट करके लिखा क्योंकि ज्यादातर इसी कह लेंगे ट्रेंड में से क्वेश्चन पूछता है। सब क्वेश्चन कैसे पूछता बेटा, वो नीचे चार, यहाँ पे तो मैंने फैमिलीज के नाम लिख दी। वो कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड, फिनोल, वाटर, एथानोल। वो कंपाउंड्स के नेम लिख सकता है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी फैमिली इन चारों में से कार्बोक्सिलिक, क्योंकि एसिडिक नेचर का ताल्लुक आयोनाइजेशन कांस्टेंट से होता है। तो जितना ज्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड होगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। प्रैक्टिकली बेटा ये डिटरमिनेंट वैल्यू है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट 10⁻⁻⁵, जबकि फिनोल के लिए 1.3 × 10⁻10, ये तकरीबन 10⁵ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद बेटा ये 10⁻14 वाटर के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट और अल्कोहल्स के लिए -18। तो आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक फैमिली, उसके बाद फिनोल, उसके बाद वाटर, और सबसे लीस्ट वन वो अल्कोहल्स है। तो ये आपके पास इस ट्रेंड, ये ट्रेंड पूछा, तो ये ट्रेंड आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल का दूसरा नाम बेटा क्या रख देते हैं जी, एरोमेटिक अल्कोहल, क्योंकि बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। ये ओपन चेन होते हैं, ये रिंग वाले। तो वो कहता है एरोमेटिक अल्कोहल एलिफेटिक अल्कोहल से क्यों ज्यादा एसिडिक है, वो उसकी रीजन हमने बतानी है। लेकिन पहले जनरल पॉइंट, ये क्यों एसिडिक है जी, ये अल्कीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। एसिड की एक जनरल प्रॉपर्टी है कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा साल्ट और वाटर बना। तो ये फिनोल में भी प्रॉपर्टी है कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये इतना वीक एसिड है कि ये लिटमस इफेक्ट नहीं होता। नॉर्मली लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन कैसा बिहेवियर शो करता है, ब्लू टर्न्स रेड। एसिडिक मीडियम में जो लिटमस पेपर होता है बेटा, इट टर्न्स ब्लू, टर्न्स रेड। और ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो एसिड है उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि जब उसे कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। लेकिन बेटा फिनोल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करे। यानी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी प्रॉपर्टीज फिनोल वो जनरल एसिड से मैच नहीं करती। तो बेटा दो प्रॉपर्टीज उसमें, एक तो ये फिल्टर आपके पास लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं करता, और दूसरा ये कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 को भी इवॉल्व नहीं कर पाता, इतना वीक है। इसकी pH 5 to 6 होती है, और ये pH तो नॉर्मली वो कह लेंगे हमारे स्लाइवा की से जो आपको कम pH हो जाती है। लेमन की pH 3, आपने वो pH का एक टेबल याद किया हो, तो ये बड़ी आपके पास
न्यूट्रल के करीब करीब ही पीएच है, लेस देन 7। अच्छा बेटा, अब रीजन बता रहा है कि फिनोल का एसिडिक नेचर क्यों होती है। तो बेटा फिनोल का हाइड्रोजन आयन इसलिए स्टेबल होता है कि उसके रिलेटिव जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो स्टेबल है। उसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। जब फिनोल को वाटर में डिसॉल्व करना है, ये फिनोल है, इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करवाऊंगा तो ये फिनो ऑक्साइड आयन में टूटता है और हाइड्रोजन आयन। अब बेटा जितना ये स्टेबल उतना ये स्टेबल। अब इसकी स्टेबिलिटी को, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट रिएक्शन पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फिनोल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज, तो ये अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। बेटा ये मैंने 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की क्या डेफिनेशन थी? These groups have ability to release electron to the benzenic rings। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देते हैं, इस कार्बन का आगे से क्या रिप्लाई होगा? भाई मेरे तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये कहेगा भी मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे से बॉन्ड बनाओ। तो यहाँ पे मौजूद जो कार्बन है वो अपना बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देगा ताकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इससे बॉन्ड बना सके। बेटा जब वो अपना चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। इससे नेक्स्ट है, अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा, डीलोकलाइज होगा। ये इस अगले कार्बन को कहेगा मेरे से बॉन्ड बनाओ, ये कार्बन कहेगा मेरे 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर बॉन्ड बनाने के लिए इधर कौन सा चार्ज होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट कर देगा ताकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखिए फिर वही बात, ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो वो इससे बॉन्ड बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस फिर यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर ऑर्थो पे, फिर लास्ट में क्या होगा बेटा? ये इधर इससे बॉन्ड बनाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये आपके पास यहाँ पे बॉन्ड और फिर रेजोनेट। इस तरह से इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं और हमने पढ़ा था रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की। अब बेटा जितना ज्यादा फिनोक्साइड आयन स्टेबल होगा, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन भी स्टेबल है, तो उसकी नेचर क्या होगा बेटा? एसिडिक होगी। अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा वो पूछ ले, शाबाश। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स थे, ये आपको 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आने से, और इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे डीलोकलाइज हो रहा है बेटा? ऑर्थो पे या पैरा पे, ये चीज ध्यान में रखें। जी नीचे से बोर्ड नजर नहीं आ रहा, चलिए इसको ठीक कर लें। सिंपल बेटा उसको आयनाइज करके शो किया हुआ था। अब देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा बेटा आगे आपके पास है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल के 2 तरह के रिएक्शन हैं, एक जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरा बेटा जिसमें बेंजीनिक रिंग इन्वॉल्व होगा। तो 3 उसने रिएक्शन दिए हुए हैं जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। पहला वही रिएक्शन अल्कलीज वाला,
ये अल्कली है, तो बेटा ये अब जब रिएक्ट करेगी यहां से H यहां से OH तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन ये साल्ट बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट वन, इस रिएक्शन को बेटा एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। यहां पे भी यहां से H रिमूव हो जाएगा, यहां से Cl, तो बेटा ये आपके पास HCl सेपरेट हो, ये वाला बॉन्ड इधर आके असाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा इस पूरे को क्या बोलते हो, एसीटेट, और ये फिनाइल, तो फिनाइल एसीटेट ये एक एस्टर है। फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एस्टेरिफिकेशन में भी बेटा OH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। और लास्ट वन ये बेटा जिंक, ये ज्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट, अभी एमसीक्यू में भी बताया था, मेटल है तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगा, तो ये C6H5 के साथ H मिलके बेंजीन, रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिडक्शन कर देती है। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो बेंजीन बनेगा। बेटा ये वो 3 रिएक्शन है जिनमें बेंजीनिक रिंग इन सॉरी OH ग्रुप इन्वॉल्व। आगे है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिक रिंग, यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे, ये 2 पॉइंट्स आते हैं तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद हो। सबसे पहले बेटा ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिंग, जब बेंजीनिक रिंग इन्वॉल्व हो जाता है तो चैप्टर नंबर 9 आपको याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था, बेंजीन का जो रिंग है वो कौन से रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको याद हो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाते थे फिर अटैक करते थे, फिर जब आपके पास कैटलिस्ट को रीजनरेट करते थे। तो पहली बार अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाता है कि बेंजीन सॉरी फिनोल का जो रिंग है वो किस टाइप के रिएक्शंस को फेवर करता है, तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वो फेवर करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक। फिनोल कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, इसका मतलब है जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे वो किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, तो वो पहले भी बात एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसके पास लॉन पेयर होता है, तो ऑर्थो पैरा के लिए या तो लॉन पेयर होना चाहिए था या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसके पास लॉन पेयर, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो कहां पे होगी बेटा, ऑर्थो और पैरा में। अगर मैं कहता हूं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना। अब फिनोल में नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो फिनोल है ऑर्थो पैरा, तो नाइट्रो ग्रुप कहां पे आएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। मैं कहूंगा सल्फोनेशन, तो नाइट्रो ग्रुप को किस पॉइंट पे लेके जाऊंगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। मैं कहूंगा ब्रोमिनेशन, तो फिनोल में जो आने वाला ब्रोमीन होगा बेटा वो कहां पे स्टे करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। मैं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट एक्स वाई जी अटैच करता हूं इन फिनोल, तो बेटा क्योंकि फिनोल की OH ग्रुप की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है तो वो आने वाले को कहां पे करेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पे। जैसे ये है बेटा, दिस इज नाइट्रेशन, जब इसको हीट किया जाता है तो वो आने वाला बेटा ये ऐसे होता है HONO2, तो वो ऑर्थो से H को रिमूव करेगा या पैरा से और वाटर को साथ बना देगा, और NO2 ग्रुप कहां पे जाके अटैच होगा, ऑर्थो या पैरा पे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये एक एक्सप्लोसिव भी है। रिएक्शन कैसे हुआ है वो भी देख ले, ये OH यहां से H, बेटा ये वाटर बन जाता है, ये NO2 ग्रुप यहाँ पे आके अटैच, तो वो ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पैरा पे अटैच हो जाएगा। इसी तरह से दिस इज सल्फोनेशन, तो अब सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करना है तो वो भी कहां पे ऐड होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। बेटा H2SO4 को HOSO3H लिख, तो वही बात यहाँ से OH
और फिनोल का जिस पॉइंट से आपने रिमूव करना है यहां से H, ये वाटर बन जाता है और ये सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पे या पैरा पे अटैच होगा। ब्रोमिनेशन, बेटा ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शंस, इसमें से काफी दफा एमसीक्यू बना। तो पहली बात तो वो नीचे ये चार ऑप्शन दे देता है, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। तो बेटा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये ऑर्थो ऑर्थो पैरा पोजीशन, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट। तो पहले उसका कलर रेडिश ब्राउन था, अब सॉल्यूशन का कलर व्हाइट हो गया, कलर चेंज हुआ और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो बेटा जब कलर चेंज विद प्रेसिपिटेशन हो तो ये रिएक्शन कहां पे यूज हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी है फॉर फिनोल। फिनोल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रोमिनेशन, यानी कि वो कह सकता है कि व्हिच ऑफ इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन और ब्रोमिनेशन। बेटा करेक्ट ऑप्शन होगी ब्रोमिनेशन, क्योंकि इसमें व्हाइट पीपीटी बनता है, कलर उसका डिस्चार्ज हो जाता है ब्रोमीन। फिर है आगे हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें तो बेटा रिप्लेसमेंट नहीं होगी, इसमें एडिशन ही होगी। क्या हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को थोड़ी ना ऐड करेंगे। इसमें 150 डिग्री सेल्सियस निकल कैटालिस्ट, तो ये डबल बॉन्ड्स को तोड़ के ऐड हो जाती है, साइक्लोहेक्सानोल बन जाता है। और लास्ट में बेटा रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या इसको मेथानल भी बोलते हैं। इससे बैकलाइट की फॉर्मेशन होती है। बैकलाइट का स्ट्रक्चर आपको अच्छे, अब क्योंकि आपने वहां पे ड्रा नहीं करना, आपने तो बताना है कौन सा ठीक स्ट्रक्चर है। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है कि फिनोल ऑर्थो पैरा है, तो CH2 कहां पे लगेगा, ये OH ग्रुप है, इसके रिलेटिव ये ऑर्थो, ये पैरा पोजीशन, यहाँ पे ये OH ग्रुप है, इसके रिलेटिव ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में CH2 के साथ मिथाइलिन ग्रुप के साथ ज्वाइंट होता जाएगा और वाटर रिमूव होता जाएगा। तो ये जो पॉलीमर बनेगा साइड वाइज होगी, ऊपर नीचे तो फिक्स है, इधर भी OH 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 OH, इस साइड में ऐसे बढ़ेगा पैरेलल। तो इससे ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बैकलाइट, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो ये फिनोल के रिलेटिव बेटा कुछ पॉइंट्स थे, इनमें से कोई पॉइंट रिपीट करवाना चाहते हैं वो करवा लें। शाबाश जी, पूछ ले, शाबाश। ओके जी, आज का टॉपिक को इतना मुश्किल नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। सर मैंने आपसे पिछले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा था। जी सर। क्या लगे थोड़ी सी आप, फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन ये देता, अब तो सिंपल, ये सॉलिड है, इसको मैंने गैसियस आयंस में ब्रेक किया है, जिसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते थे। इसकी वैल्यू क्या है, 786 किलो जूल पर मोल। तो बेटा इसको रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, फॉरवर्ड किया तो 786 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, तो रिवर्स करूंगा तो एनर्जी रिलीज होगी माइनस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है आपने बेटा, कि आपके पास एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो बेटा अगर वो कहता है इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, तो रिवर्स में जाते हुए इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन इतनी है, तो डीकंपोजिशन भी उतनी ही होगी। बेटा अगर मैं कहता हूँ S+O2 SO2, इसमें जो डेल्टा H है -90 है, तो अगर मैं कहूँ SO2 को डीकंपोज करना है S+O2 में,
तो ये क्या होगी, डेल्टा एच क्या होगी, वो प्लस 90 हो जाएगी। रिवर्स कर दिया आपने रिएक्शन को, तो जब रिवर्स करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। सर ये वाला आपने मुझे बता दिया था, बाद में दूसरा मैंने पूछा था वो वाला। कौन सा पूछा था, जरा वर्बली बता। सर हमने पढ़ा था ना कि टॉप टू बॉटम कोवलेंट हाइड्राइड्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि बॉन्डिंग करैक्टर जो होता है वो ग्रुप में आयोनिक टू कोवलेंट होता है। सर अगर टॉप पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो टॉप पे तो आयोनिक है, तो आयोनिक की तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। आप आयनिक वर्सेस कोवलेंट कंपेयर ना करें, आप कोवलेंट वर्सेस कोवलेंट कंपेयर करें। कोवलेंट हाइड्राइड में आपने पढ़ा है जैसे मीथेन, उनका इस तरह से जाता था, CH4 SiH4 GH4 PbH4 SnH4 इधर। तो भाई ये सारे, पहले तो देखो ये सारे आपस कोवलेंट है, तो टॉप टू बॉटम ये सारे हाइड्राइड्स है। साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। अब आयनिक वर्सेस कोवलेंट कंपेयर नहीं करना, कोवलेंट वर्सेस कोवलेंट कंपेयर करना। जी अब पूछे क्या, कहाँ पे जी प्रॉब्लम। सर हो गया क्लियर। ओके जी बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। अल्लाह हाफिज।